हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ भाई, आज से हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें आपके जो बेसिक जितने भी चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर आवर्त सारणी, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद मेटलर्जी के बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। और एक मेन जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। नीट में आवर्त सारणी से 2 से 3 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनसे बेसिकली 1 क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को आवर्त सारणी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो अपना पहला पार्ट है आवर्त सारणी का विकास होगा, सेकंड पार्ट तत्वों का वर्गीकरण होगा और जो थर्ड पार्ट है वो है गुणों में आवर्तिता। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गुणों में आवर्तिता, क्योंकि पिछले लास्ट 5 to 6 ईयर से जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो गुणों में आवर्तिता वाले पार्ट से बेसिकली आपको मिलते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस जो करना है वो किस वाले पार्ट पे करना है, गुणों में आवर्तिता पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक बात है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी के विकास की। आवर्त सारणी का जो विकास है उसमें बेसिकली हम कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे और जिन साइंटिस्ट की हम यहाँ बात करेंगे उनमें मेनली हम बात करेंगे लेवोसियर की, प्राउट की, डोबेनियर की, न्यूलैंड की, लोथलमेयर वक्र की, मेंडलीव की आवर्त सारणी की और आधुनिक आवर्त सारणी, या जिसको हम बोल सकते हैं आधुनिक आवर्त नियम, जो हेनरी मोजले ने दिया था, उस पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी की। आप गुणों में आवर्तिता में जितना भी पोर्शन पढ़ते हैं या जितना भी पार्ट पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ बेसिकली डिपेंड करता है हेनरी मोजले द्वारा दिए गए आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आवर्त सारणी पर, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहा जाता है, ठीक बात है। सब लोगों को बेसिक सी नॉलेज है, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में आवर्त सारणी के बारे में पहले पढ़ रखा है। आप सबको पता है आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त बनाए गए हैं, पर वो 18 वर्ग और 7 आवर्त एकदम से नहीं बने, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। हर साइंटिस्ट ने उसके लिए अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी। उन हाइपोथेसिस के बेस पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी है वो आप लोगों को डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी के विकास से। देखिए, मैंने आपसे कहा आवर्त सारणी के विकास में पहली संकल्पना हम पढ़ेंगे लेवोसियर की संकल्पना। लेवोसियर जो है, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि इन्होंने तत्वों को अरेंज करने से रिलेटेड सबसे पहला काम लेवोसियर ने किया। लेवोसियर ने क्या किया, जितने भी तत्व हैं इन सब तत्वों को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला पार्ट इन्होंने बताया धातु और दूसरा पार्ट इन्होंने बनाया अधातु। मतलब लेवोसियर के अनुसार 2 प्रकार के तत्व हैं, एक धातु होंगे और दूसरी जो कैटेगरी रखी गई उसमें तत्व रखे गए अधातु, ठीक बात है। देखिए, जो धातु है इनके बारे में लेवोसियर ने कहा ऐसे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऐसे तत्व जो आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं, धनायन बनाते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलेंगे। तो अब आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, एक बार आप उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के टर्म में देखिए। जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ आप लोग एस ब्लॉक लिखते हैं, यहाँ डी ब्लॉक लिखते हैं और इसमें आप लोग पी ब्लॉक लिखते हैं और ये नीचे जो तलीय भाग है, बॉटम पार्ट, इसको आप लोगों ने एफ ब्लॉक माना है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो जो लेवोसियर की संकल्पना थी, ठीक है, लेवोसियर के टाइम तक ज़्यादा तत्व नहीं खोजे गए थे, लेकिन जितने तत्व उनके पास थे उन तत्वों को लेवोसियर ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग उन्होंने बनाया धातु और दूसरा भाग उन्होंने बनाया अधातु। धातु के लिए उन्होंने बोला वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं आसानी से और क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, धातु। दूसरा पार्ट उन्होंने बनाया अधातु। अधातु के लिए उन्होंने कहा ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। उन तत्वों को किस कैटेगरी में रखा उन्होंने, अधातु की कैटेगरी में रखा। ये जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें जब हम आगे डिटेल से बात करेंगे तो यहाँ कुछ तत्व आएंगे, उन तत्वों को आप लोग उपधातु बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? उपधातु। वो आधुनिक आवर्त सारणी में लेवोसियर के टाइम तक उपधातु की कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब ये जो लेवोसियर की संकल्पना है, इस संकल्पना की सबसे बड़ी कमी या इसका जो ड्रॉबैक्स था वो ये था कि इन्हें उपधातुओं की कोई जानकारी नहीं थी। जब इन्हें उपधातुओं की जानकारी नहीं थी, ठीक है, तो ये इनका ड्रॉबैक्स हमने बना दिया। अब उपधातु कौन से हैं या धातु किनको माना जाए? तो देखो एक बार इसको यहां से समझिए। हमने कहा इस लाइन से इधर जितने भी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में हैं, मतलब कंप्लीट एस ब्लॉक, कंप्लीट एफ ब्लॉक, कंप्लीट डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का ये वाला जो पार्ट है इधर, ये सारे तत्व धातु की श्रेणी में रखे जाएंगे। मतलब आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रकृति के तत्व हैं? तो हम कहेंगे धातु आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। क्लियर? इधर वाला जो पार्ट है ये, इस बचे हुए पार्ट में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया? अधातु तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो ड्रॉबैक्स आया वो क्या आया? उपधातु का बारे में। तो देखिए हम ये बोल सकते हैं कि लेवोसियर को उपधातु तत्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या उन्होंने उपधातुओं के बारे में अपने वर्गीकरण में कोई बात स्पष्ट नहीं करी थी। अब यहाँ से आप एक चीज सीख लें या ताकि जब हम आगे मेन आवर्त सारणी पढ़े तो आप उस चीज को रिमाइंड रखें, और वो कौन सी है? उपधातु। तो देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटीन। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटीन, ये जो तत्व हैं ये उपधातु तत्व माने जाते हैं। ठीक बात है? मतलब इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे। आगे जब हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे उसमें भी कई जगह हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आपको लर्न हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसके लिए एक ट्रिक आप यूज में ले सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है? हम बोलेंगे भोले भोले शिव जी आज सब तेरी आरती करेंगे। भोले शिव जी आज सब तेरी आरती करेंगे। ये जितने भी तत्व हैं ये सारे तत्व किस कैटेगरी में रखे गए हैं? उपधातु तत्वों की कैटेगरी में रखे गए हैं। इनके अलावा आवर्त सारणी में जितने भी तत्व आएंगे वो सारे तत्व किस श्रेणी में रखे जाएंगे? धातु या अधातु की श्रेणी में रखे जाएंगे। धातु बेसिकली इस लाइन से इधर वाले जितने तत्व वो सब धातु हैं और इधर वाले जितने तत्व वो सारे क्या हैं? अधातु है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी संकल्पना की। दूसरी संकल्पना है प्राउट की संकल्पना। प्राउट ने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, लेकिन प्राउट ने एक बात बोली। उन्होंने ये कहा कि जितने भी तत्व हैं इस दुनिया में वो सारे तत्व हाइड्रोजन से बने हुए हैं। सारे तत्व हाइड्रोजन से बने हैं। क्या बात बोली प्राउट ने? कि जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व किससे बने हैं? हाइड्रोजन से बने हैं। एक बात। सेकंड, उन्होंने ये कहा कि किसी भी तत्व, जो जितने भी तत्व हैं उन तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का, हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणज होता है। क्या होता है? सरल गुणज, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक बात है। क्या देखना है आपको? हाइड्रोजन का परमाणु भार। और किसी तत्व का परमाणु भार देखना है तो आप क्या बोलोगे? कि तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणज होता है। ये दो बेसिक सी बातें हैं, सिंपल सी, जो प्राउट ने बोली। इसके बेस पे उन्होंने ये कहा कि मान लो जैसे हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु भार कितना? हम कहेंगे 7। तो 7 है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो लिथियम है ये 7 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कहा हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार, और ये कितना माना गया है? लगभग कितना मानेंगे हम? 1। और जब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो इसके बराबर करने के लिए हमने कहा सरल गुणज होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 7 से। मतलब लिथियम कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है? प्राउट के अनुसार 7 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक बात है। तो यही चीज उन्होंने सभी तत्वों पर अप्लाई करी, लेकिन ये बाद में जाके गलत साबित हो गई। गलत कब हुई?
गलत उस स्थिति में यह गलत हो गई जब ऐसे तत्व खोजे गए जिनका परमाणु भार पूर्णांक संख्या में नहीं था। जिन तत्वों का परमाणु भार पूर्णांक संख्या में नहीं होगा वहां ये रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5। अब जब क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है, या मान लो हम बात करें कॉपर की 63.5, हम बात करें Ag की 107.8, तो इन तत्वों में पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक नहीं है इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इन तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणज है। इसका मतलब ये जो अवधारणा थी ये इन तत्वों के केस में आकर के क्या हो गई, गलत साबित हो गई। ठीक बात है। तो यहां से सिंपली आपको नॉर्मल सी दो बातें याद रखनी है। पहली, प्राउड के अनुसार हाइड्रोजन से बने हैं। दूसरी, सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का सरल गुणज होता है। और इन तत्वों के केस में जिनका परमाणु भार पूर्णांक में नहीं है वहां उन तत्वों के केस में प्राउड की संकल्पना क्या हो गई, गलत साबित हो गई। ठीक बात है। चलो थर्ड साइंटिस्ट की हम बात करें तो थर्ड साइंटिस्ट थे डोबेनियर। थर्ड साइंटिस्ट कौन है हमारे पास, डोबेनियर। डोबेनियर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ये जो विकास है इसमें अब जाके हाँ ठीक है हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। ठीक है, बाकी लेकिन लास्ट 5 से 6 ईयर में यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन पुट नहीं हुआ है, फिर भी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हमने कहा डोबेनियर, डोबेनियर ने क्या दिया, त्रिक नियम दिया। कौन सा नियम दिया, त्रिक नियम। अब त्रिक नियम क्या है, तो हमने ये कहा सबसे पहली चीज इस नियम को पढ़ने से पहले ये समझो कि त्रिक क्या है। तो हमने कहा समान गुण रखने वाले, क्या बोला मैंने, समान गुण रखने वाले 3 तत्वों का समूह। समान गुण रखने वाले 3 तत्वों का समूह क्या कहलाता है, त्रिक कहलाता है। समान गुण रखने वाले 3 तत्वों का समूह त्रिक कहलाता है। मतलब त्रिक में आपको वो ही तत्व शामिल करने हैं जिनके गुण समान हो। अब हमें कैसे पता चले कि गुण समान है, इतनी बड़ी आवर्त सारणी है, हम कौन कौन से तत्व शामिल कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जब भी हम त्रिक बनाएंगे सबसे पहली प्रेफरेंस हम देंगे इस बात को कि आप जो तत्व ले रहे हैं वे तत्व समान वर्ग से संबंधित होने चाहिए। किससे संबंधित होनी चाहिए, समान वर्ग से। एक ही वर्ग के तत्व आपको शामिल करने हैं, क्योंकि जब आवर्त सारणी की बात करते हैं तो एक वर्ग में उन्हीं तत्वों को रखा गया है जिनके गुण समान हो। तो यहां जब आप त्रिक बना रहे हैं तो त्रिक की पहली शर्त 3 तत्व लेने, दूसरी शर्त वो तत्व एक ही वर्ग से संबंधित हो तो ज़्यादा है, अच्छा है। क्योंकि आप जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे त्रिक नियम के या जहाँ भी आप त्रिक नियम अप्लाई करेंगे उन सब एग्जाम्पल्स में आप मेनली जो चीज़ देखेंगे वो ये देखेंगे कि त्रिक में शामिल तत्वों के गुण समान होते हैं। ठीक बात है। फिर देखिए उन तत्वों के जो आपने त्रिक में लिए ये 3 तत्व, इन 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक में, इन 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक में 8 अथवा 18 का अंतर होना चाहिए। तत्वों के परमाणु क्रमांक में किसका अंतर होना चाहिए, या तो 8 का अंतर होना चाहिए या फिर 18 का अंतर होना चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि वो एग्जैक्ट डोबेनियर के नियम के अकॉर्डिंग वो त्रिक है, अदरवाइज वो त्रिक में शामिल नहीं होगा, उसको त्रिक नहीं माना जाएगा। क्लियर बात। ये तो किसकी बात हुई, त्रिक क्या है, हमें त्रिक कैसे बनाना है। ठीक बात है। अब नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है कि त्रिक में सम्मिलित 3 तत्व, मान लो ABC 3 तत्व है, तो त्रिक में शामिल किए गए 3 तत्वों में से पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत किसके इक्वल होगा, दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार कितना, 7, पोटेशियम का परमाणु भार कितना, 39, सोडियम का परमाणु भार कितना, 23। अब त्रिक नियम के अनुसार
अगर हम देखें तो पहले तत्व का परमाणु भार 7, तीसरे तत्व का परमाणु भार 39, अगर इनका औसत करें तो वो औसत किसके बराबर आएगा 23, जो किसके बराबर होगा सोडियम के परमाणु भार के बराबर होगा। क्लियर बात। पहली चीज त्रिक कैसे बनाना है, दूसरी बात त्रिक नियम है क्या। ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल लिया, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। क्लियर। अब हम इस चीज को अप्लाई करते हैं आवर्त सारणी के अन्य तत्वों के केस में। देखो हमने ये कहा, मान लो मैंने यह कहा HFCl, क्या हम इसको त्रिक बना सकते हैं? तो देखो आप सभी का तो एटॉमिक वेट लर्न नहीं कर सकते, बट हाँ आप सबका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक लर्न जी ठीक है, जिन बच्चों को लर्न है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है उन लोगों को एक चीज पे फोकस करना है, और वो फोकस करना है हमें मैजिक नंबर पर। किस पर नंबर है? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर के बेस पे आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बात है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ मैं आपको सारे ग्रुप के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके मैजिक नंबर लर्न करना सिखा दूंगा कि आपको वो इजी वे में कैसे लर्न हो। आप अभी मैजिक नंबर देखें 2, 8, 8, 18, 18 और 32, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो फिर से क्या काम में लेना है 32। ये जो संख्या है, इस संख्या को जादुई संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जादुई संख्या। ये जो संख्या है ये सिंपली आपको एक चीज बता रही है, ये आपको ये भी बताती है, परमाणु क्रमांक तो बताएगी बताएगी, ये साथ में आपको ये भी बताएगी कि आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में कितने तत्व होते हैं। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 8 होते हैं, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32 तत्व होते हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें देखो पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम। क्लियर। तो वो चीज हमें यहां से पता चलती है कि किस आवर्त में टोटल तत्व कितने हैं, किससे? मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर ही हमें क्या बताता है? किसी भी वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक का निर्धारण करने में सहायता करता है। क्लियर। अब यहां आओ, हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया, HF और Cl। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17। हमने कहा जब भी आप कोई त्रिक बनाना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये त्रिक नियम के अनुसार सही है या गलत है, उसका निर्धारण करना है, तो आप उसके लिए परमाणु क्रमांक यूज में लेंगे। और ये वाला जो हमने पॉइंट लिखा है कि परमाणु क्रमांक में या तो 8 का अंतर होना चाहिए या फिर 18 का अंतर होना चाहिए, इसको आपको यूज में लेना है। क्लियर। तो देखिए हमने कहा यहाँ इन दोनों के परमाणु क्रमांक में 8 का अंतर है और इनके परमाणु क्रमांक में भी कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। तो दोनों जगह सेम अंतर है 8 का, इसका मतलब ये त्रिक नियम का पालन करेगा। इसको हम बोल सकते हैं ये डोबेनियर के नियम के अनुसार एक सही त्रिक है। ऐसे ही हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक बात है। या हम बात करें PAS, SB, SSETE, या हम बात करें EL। मैंने ये इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। इन सारे एग्जाम्पल में आप परमाणु क्रमांक वाला रूल अप्लाई करें और ये चेक करके देखें कि क्या इनके परमाणु क्रमांक में यहाँ 8 का अंतर है और यहाँ भी 8 का अंतर है, दोनों जगह सेम अंतर है, मतलब ये त्रिक नियम का पालन करेगा। या इनके परमाणु क्रमांक में 18 का अंतर है, यहाँ भी और यहाँ भी 18 का अंतर है, तो भी त्रिक नियम का पालन करेगा। देखिए लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21। इट्रियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 39। और लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 57। इसका मीन यहाँ से यहाँ तक टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 18 का। यहाँ और यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? 18 का। मतलब यहाँ 18 का डिफरेंस है, मतलब ये त्रिक नियम की पालना करेगा। इसको हम त्रिक बना सकते हैं।
तो जितने भी एग्जाम्पल आपको मिले उन सारे एग्जाम्पल में आपको 8 या 18 का अंतर देखना है और वो देख के आपको त्रिक फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि निम्न में से कौन सा तत्वों का युग्म, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से तत्वों का कौन सा युग्म डोबिनियर के त्रिक नियम के अनुसार सही है? चलो ऑप्शन है हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, सीजियम, फ्रांसियम और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, सीजियम, फ्रांसियम और लास्ट है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11, पोटेशियम का कितना? 19, रुबिडियम का कितना? 37, बेरिलियम का 4, 12, 20, सोडियम का 11, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। ये मैंने सबके परमाणु क्रमांक लिख लिए। देखिए क्या यहां से यहां 8 का डिफरेंस है? यहां से यहां 18 का डिफरेंस है, जबकि हमने क्या कहा कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, या तो 8 का होना चाहिए या फिर 18 का होना चाहिए, दोनों जगह। पर यहाँ दोनों जगह अलग अलग है, इसका मतलब ये डोबिनियर के त्रिक नियम की पालना नहीं करेगा। फिर आओ, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, मतलब ये त्रिक नियम की पालना करेगा। ऐसे इसमें आओ, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस दोनों जगह अलग अलग है, इसका मतलब ये त्रिक नियम की पालना नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्लियर कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। जो हमारा 4th साइंटिस्ट है वो कौन सा है? न्यूलैंड। न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए सिंपल, न्यूलैंड सबसे अच्छा साइंटिस्ट। रीजन, गाने सब सुनते हैं, सही है? तो जो गाने सुनते हो उन गानों में जो स्वर यूज में आ रहे हैं, संगीत के जो स्वर है, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, इन संगीत के 7 स्वरों को यूज में लेके डोबिनियर ने अष्टक नियम दे दिया। हमने कहा जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर, क्योंकि संगीत में 7 स्वर है, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, अब सा वापस रिपीट हुआ, तो पहला स्वर और 8वां स्वर सेम होते हैं। ठीक उसी प्रकार तत्वों की समान गुणों वाली पुनरावृत्ति भी प्रत्येक 8वें तत्व पर होती है, इसलिए उन्होंने इसको अष्टक नियम बोला। क्या किया? न्यूलैंड ने